मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ काम हम बिना सोचे समझे क्यों करते हैं। जैसे जैसे घर से निकलने के बाद दरवाजा लॉक किया, फिर भी उसे एक बार खींच कर देखना। दिमाग को पता है कि ताला लग गया है, पर हाथ अपने आप वो काम कर देता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है और ये सीधा आज की हमारी चर्चा के दिल में उतरता है। ये वो अदृश्य धागे हैं जिनसे हमारी जिंदगी बंधी है। आदतें। हाँ, आदतें। बिल्कुल। और इन्हीं आदतों के पीछे का जो विज्ञान है, उसे समझने के लिए आज हम चार्ल्स डुहिग की मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि आदतें क्या हैं, बल्कि ये जानना है कि वो हमारे जीवन को, हमारी कंपनियों को और यहाँ तक कि पूरे समाज को कैसे चलाते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इन आदतों के गुलाम हैं या हम इन्हें बदल सकते हैं? और किताब का जवाब है कि हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। हाँ, अगर हम उनके काम करने का तरीका समझ जाएं। तो चलिए इस तरीके को समझते हैं। मेरे दरवाजे वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। दिमाग के स्तर पर उस वक्त असल में हो क्या रहा होता है? क्या मेरा दिमाग आलसी हो गया? एक तरह से कह सकते हैं, आलसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कुशल या इफिशिएंट है। किताब समझाती है कि हमारा दिमाग लगातार ऊर्जा बचाने के तरीके खोजता है। हर छोटे बड़े फैसले में बहुत दिमागी ताकत लगती है। तो जब दिमाग देखता है कि कोई काम बार बार हो रहा है, तो वो उसे एक स्वचालित लूप में डाल देता है। बिल्कुल वही आदत है। दिमाग खुद को एक तरह से ऑटो पायलट पर डाल देता है, ताकि वो दूसरे जरूरी कामों के लिए अपनी ऊर्जा बचा सके। जैसे सुबह उठते ही पहला काम फोन उठाना, या काम के बीच में अचानक सोशल मीडिया खोलना। ये फैसले नहीं है, ये दिमाग के सेट किए हुए प्रोग्राम है। और यहीं पर किताब का सबसे बुनियादी और शक्तिशाली विचार आता है, द हैबिट लूप। हैबिट लूप। डुहिग कहते हैं कि हर आदत, चाहे वो दरवाजा खींचकर देखें जितनी छोटी हो या धूम्रपान जितनी जटिल, वो एक 3 चरणों वाले मनोवैज्ञानिक चक्र पर चलती है। ठीक है, तो ये लूप क्या है? इसके 3 हिस्से कौन से? इसका पहला हिस्सा है क्यू यानी संकेत। संकेत। हाँ, ये एक ट्रिगर है जो दिमाग को बताता है कि कौन सा ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलाना है। ये कुछ भी हो सकता है। एक खास समय जैसे दोपहर के 3 बजे, एक खास जगह जैसे किचन, या कोई खास भावना जैसे तनाव या बोरियत। सही, या आपके पिछले किसी काम का खत्म होना। और संकेत मिलते ही दूसरा हिस्सा शुरू होता होगा, जिसे हम असल में आदत कहते हैं। हाँ, दूसरा हिस्सा है रूटीन यानी क्रिया। ये वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक व्यवहार है जो संकेत मिलते ही अपने आप शुरू हो जाता है। सुबह उठना वो क्यू है, और फोन उठाना रूटीन। और दोपहर के खाने के बाद सुस्ती महसूस होना एक क्यू है, और कुछ मीठा खाना वो रूटीन है। और तीसरा हिस्सा, क्योंकि सिर्फ क्यू और रूटीन से तो दिमाग को ये पता नहीं चलेगा कि ये काम दोबारा करना है या नहीं। यही सबसे अहम हिस्सा है। तीसरा चरण है रिवॉर्ड यानी इनाम। अच्छा। ये वो सकारात्मक एहसास है जो रूटीन के बाद दिमाग को मिलता है। और यही इनाम दिमाग को सिखाता है कि ये पूरा लूप भविष्य के लिए याद रखने लायक है। अच्छा। मीठा खाने के बाद जो ऊर्जा का एहसास होता है, या फोन पर कुछ मजेदार देखकर जो दिमागी भटकाव मिलता है, वही इनाम है। इसी इनाम की वजह से अगली बार वही संकेत मिलने पर दिमाग में उस रूटीन को करने की एक तीव्र इच्छा, एक क्रेविंग पैदा होती है। तो इसका मतलब इनाम ही वो गोंद है जो आदत के इस लूप को मजबूती से चिपकाए रखता है। शायद इसीलिए बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्योंकि हम उस इनाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही रूटीन कितना भी खराब क्यों ना हो। बिल्कुल। ज्यादातर लोग जब आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ रूटीन पर हमला करते हैं। वो कहते हैं, मैं कल से जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उस जंक फूड खाने के पीछे का संकेत यानी क्यू क्या था। शायद दिन भर का तनाव हो सकता है, और उससे मिलने वाला इनाम यानी रिवॉर्ड क्या था? शायद आराम या थोड़ी देर की खुशी। और जब तक दिमाग को वो इनाम नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है, वो वापस पुराने और आसान रास्ते पर लौट आता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर किताब का वो मशहूर सुनहरा नियम आता है ना? हाँ, और ये नियम जितना सरल है उतना ही गहरा भी। नियम कहता है, आदत को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे एक नया रूप दो। यानी क्यू वही रखो, रिवॉर्ड वही रखो, सिर्फ बीच का रूटीन बदल दो। लेकिन क्या ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है भी? मान लीजिए किसी का क्यू है शाम की बोरियत,
और रिवॉर्ड है दिमागी भटकाओ और मजा। अभी उसका रूटीन है आधा घंटा सोशल मीडिया पर बिताना। अगर वो इसकी जगह किताब पढ़ने का नया रूटीन अपनाए तो उसे वो तुरंत मिलने वाला मजेदार इनाम तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो इस शुरुआती संघर्ष से कैसे निपटा जाए? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और इसका जवाब है कि नया रूटीन ऐसा होना चाहिए जो दिमाग को लगभग वैसा ही या उससे मिलता जुलता इनाम दे। किताब पढ़ने से शायद तुरंत डोपामाइन किक ना मिले, लेकिन किसी दोस्त को 10 मिनट के लिए फोन करने से मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है। या कोई मजेदार पॉडकास्ट सुनने से मिल सकता है, या 15 मिनट की तेज वॉक करने से भी मूड अच्छा हो सकता है। मतलब हमें अपने दिमाग के साथ चालाकी से काम लेना होगा। बिल्कुल, उसे वो इनाम देना होगा जिसकी उसे तलब है, लेकिन एक बेहतर तरीके से। मैंने खुद अपनी दोपहर में कॉफी के साथ बिस्किट खाने की आदत ऐसे ही बदली। मेरा क्यू था लंच के बाद की सुस्ती, और रिवॉर्ड था ऊर्जा का एहसास और 5 मिनट का ब्रेक। मैंने बिस्किट खाने की जगह उठकर ऑफिस में ही किसी सहकर्मी से 5 मिनट बात करने का रूटीन शुरू किया। शुरू में अजीब लगा, पर कुछ ही दिनों में दिमाग को समझ आ गया कि इस नए रूटीन से भी वही सामाजिकता और ब्रेक वाला रिवॉर्ड मिल रहा है। और धीरे धीरे बिस्किट की तलब खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि आदत बदलना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये एक तरह की जासूसी है। पहले अपनी आदत के क्यू और रिवॉर्ड को खोजो और फिर एक ऐसा नया रूटीन डिजाइन करो जो उसी इनाम तक पहुंचाए। सही कहा। लेकिन इच्छा शक्ति की भूमिका भी है, पर वैसी नहीं जैसी हम सोचते हैं। किताब इस आम धारणा को चुनौती देती है कि इच्छा शक्ति या विल पावर कोई जन्मजात सुपर पावर है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग बस ज्यादा अनुशासित पैदा होते हैं, लेकिन किताब कहती है कि इच्छा शक्ति भी एक आदत है, ये एक मांसपेशी की तरह है। बिल्कुल, और इसे साबित करने के लिए एक बड़ा मजेदार प्रयोग है जिसे रैडिश एंड कुकी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मूली और कुकी का प्रयोग? हाँ, शोधकर्ताओं ने कुछ भूखे छात्रों को एक कमरे में बिठाया। टेबल पर ताज़ा पकी हुई चॉकलेट चिप कुकीज थीं और साथ में एक कटोरी मूली रखी थी। कुछ छात्रों से कहा गया कि वे कुकीज खा सकते हैं और दूसरों से कहा गया कि वे सिर्फ मूली खा सकते हैं, कुकीज को हाथ भी नहीं लगाना है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मूली खाने वालों के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें अपनी सारी इच्छा शक्ति खुद को कुकीज खाने से रोकने में लगानी पड़ी। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक मुश्किल पजल सुलझाने के लिए दिया गया। और नतीजे हैरान करने वाला था। जिन छात्रों ने कुकीज खाई थीं, उन्होंने पजल पर औसतन 20 मिनट तक मेहनत की, लेकिन जिन छात्रों ने अपनी सारी इच्छा शक्ति मूली खाकर खर्च कर दी थी, उन्होंने सिर्फ 8 मिनट में ही हार मान ली। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारी इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। अगर हम उसे एक जगह ज्यादा खर्च कर लेते हैं तो दूसरी जगह के लिए कम बचती है। ठीक यही बात। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे व्यायाम करने से मांसपेशी मजबूत होती है, वैसे ही रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में अनुशासन का अभ्यास करने से हमारी इच्छा शक्ति की मांसपेशी भी मजबूत होती है। जैसे रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करने की आदत डालना या अपने खर्चों का हिसाब रखने का नियम बनाना। बिल्कुल, ये छोटे छोटे काम हमारे आत्मनियंत्रण की क्षमता को बढ़ाते हैं। और शायद यही अनुशासन फिर जीवन के दूसरे मुश्किल क्षेत्रों में भी काम आता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि एक छोटी सी अच्छी आदत का असर लहरों की तरह पूरी जिंदगी में फैल सकता है। हाँ, और इसी को डूइंग कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। कीस्टोन हैबिट्स ये वो बुनियादी आदतें हैं जो दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती हैं और हमारी पूरी जीवन शैली को बदल सकती हैं। जैसे रिसर्च दिखाती है कि जो लोग नियमित व्यायाम करने की आदत डालते हैं, वे अक्सर अपने आप ही बेहतर खाना खाने लगते हैं और काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। हाँ, और तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। एक आदत ने कई सकारात्मक बदलावों की झड़ी लगा दी। ये तो हुई व्यक्तिगत आदतों की बात, लेकिन किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब शुरू होता है जब वो इन सिद्धांतों को एक व्यक्ति से उठाकर एक पूरे संगठन पर लागू करती है। ये विचार कि कंपनियों की भी अपनी आदतें होती हैं, थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। कोई भी कंपनी हजारों अनलिखे नियमों और सामूहिक आदतों का एक जाल होती है। कर्मचारी एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, मीटिंग्स कैसे चलती हैं, खराब खबरों पर बॉस कैसे रिएक्ट करता है, ये सब संगठनात्मक आदतें हैं। और किताब में इसका एक जबरदस्त किस्सा है, पॉल ओनील और एल्कोआ कंपनी का। हाँ, ये कहानी तो बहुत मशहूर है। एल्कोआ उस वक्त अमेरिका की एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी थी, लेकिन मुश्किलों से गुजर रही थी, और 1987 में उन्होंने पॉल ओनील को नया सीईओ बनाया। और जब ओनील ने निवेशकों के सामने अपनी पहली स्पीच दी
तो सब हैरान रह गए। उन्होंने मुनाफे, सेल्स या बाजार पर कब्जा करने की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा, मैं एल्कोआ को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य होगा काम पर 0 दुर्घटनाएं। निवेशक तो डर गए होंगे। उन्हें लगा होगा कि ये आदमी कंपनी की कमाई की नहीं बल्कि सिर्फ मजदूरों के हेलमेट की चिंता कर रहा है। बिल्कुल। एक निवेशक ने तो बाद में अपने क्लाइंट्स को फोन करके कहा, बोर्ड ने एक पागल हिप्पी को सीईओ बना दिया है, अपने सारे शेयर भेज दो। हाँ। किसी को समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन ओनील जानते थे कि एक बड़ी और बिखरी हुई कंपनी को बदलने के लिए उन्हें एक कीस्टोन हैबिट पर ध्यान देना होगा, एक ऐसी आदत जो हर किसी को प्रभावित करे और एक चेन रिएक्शन शुरू कर दे। और उन्होंने सुरक्षा को अपनी कीस्टोन हैबिट बनाया। पर सुरक्षा की आदत ने पूरी कंपनी की संस्कृति को कैसे बदल दिया? ओनील ने एक नियम बनाया, जब भी कोई कर्मचारी घायल होगा तो उस यूनिट के प्रेसिडेंट को 24 घंटे के अंदर सीधे सीईओ को रिपोर्ट करना होगा। और ये भी बताना होगा कि ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए क्या योजना है? अच्छा, अब सोचिए, इस एक नियम ने क्या किया? एक यूनिट प्रेसिडेंट को सीईओ को रिपोर्ट करने के लिए अपने नीचे के वाइस प्रेसिडेंट से जानकारी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट को मैनेजर से, मैनेजर को फोरमैन से, और फोरमैन को मजदूर से। मतलब इस एक आदत ने कंपनी के अंदर संवाद के पूरे तरीके को बदल दिया। जानकारी नीचे से ऊपर तक तेजी से और बिना किसी रुकावट के पहुंचने लगी। सिर्फ संवाद ही नहीं बदला होगा। नहीं, इससे जवाबदेही की आदत बनी। कर्मचारियों ने सुरक्षा को लेकर नए नए सुझाव देने शुरू किए, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ, सामान की गुणवत्ता बढ़ी, लागत कम हुई। एक अच्छी आदत ने दूसरी अच्छी आदतों को जन्म दिया। और नतीजा, जब पॉल ओनील ने कंपनी छोड़ी तो एल्कोआ का मुनाफा 5 गुना बढ़ चुका था और उसका मार्केट कैप $27 बिलियन ज्यादा था। वाह, ये कहानी इस बात का सबूत है कि जो सिद्धांत एक व्यक्ति की सिगरेट छोड़ने की आदत पर लागू होता है, क्यू रूटीन रिवॉर्ड, वही सिद्धांत एक $1 अरबों की कंपनी पर भी लागू हो सकता है। हाँ, बस पैमाना बड़ा हो जाता है। ओनील ने समझा कि कंपनी का पुराना रूटीन खराब था। उन्होंने एक नया क्यू, कर्मचारी का घायल होना और एक नया रिवॉर्ड, जिस यूनिट में सुरक्षा सबसे अच्छी होगी वहां के लोगों को प्रमोशन मिलेगा, डिजाइन किया, और इससे एक बिल्कुल नया और बेहतर रूटीन स्थापित हो गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि आदतें हमारी नियति नहीं है, वे सिर्फ हमारे दिमाग के बनाए हुए रास्ते हैं, और जिन रास्तों को बनाया जा सकता है उन्हें यकीनन बदला भी जा सकता है। और बदलाव की शक्ति इस बात में नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी आदतों की कार्यप्रणाली को कितना समझते हैं। और ये समझ एक बहुत छोटे से कदम से शुरू होती है। तो हमारी तरफ से सुनने वालों के लिए एक छोटा सा काम है, आज सिर्फ अपनी किसी एक आदत पर ध्यान दें। वो कोई भी हो सकती है, अच्छी, बुरी या सामान्य, और बस ये पहचानने की कोशिश करें कि उसका क्यू क्या है, वो कौन सा संकेत है जो उसे शुरू करता है, और उसका रिवॉर्ड क्या है, यानी उसे करने के बाद आपको असल में क्या एहसास मिलता है। क्योंकि बदलाव की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी यही समझ है। जब आप लूप को देख पाते हैं तभी आप उसे बदल सकते हैं। ये जानने में ही असली ताकत है। बहुत खूब। तो चलिए आज के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहली बात, हर आदत एक 3 चरणों वाले लूप में काम करती है। क्यों यानी संकेत, रूटीन यानी क्रिया, और रिवॉर्ड यानी इनाम। दूसरी बात, आदत बदलने का सुनहरा नियम है कि आप रूटीन को बदलें लेकिन क्यू और रिवॉर्ड को वही रखें। अपने दिमाग को वही इनाम दें जिसकी उसे तलब है, पर एक बेहतर रास्ते से। और तीसरी और सबसे अहम बात, कीस्टोन आदतों की पहचान करें। वो एक आदत जो आपकी जिंदगी या आपके संगठन में सकारात्मक बदलावों का एक झरना शुरू कर सकती है। जैसे व्यायाम या एल्कोआ के लिए सुरक्षा। ये सिर्फ आदत बदलना नहीं है, ये अपनी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन करना है। उम्मीद है कि इस चर्चा से लोगों को अपनी आदतों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिलेगी, और उन्हें अपने भले के लिए इस्तेमाल करने की भी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।